everyone, we'll be starting with our new chapter, Unit 2, Chapter 7, that is Structural Organization in Animals. The chapter starts with first term which is tissue. What is tissue? Tissue हम किसको बोलते हैं? आपने पहले पढ़ा है हमारा बॉडी का बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट सेल होता है ना. व्हाट इज अ सेल? इट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी. तो सेल जब एक दूसरे के साथ एसोसिएट करके ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है जो कि कोई एक तरह का काम करता है, मतलब कि बहुत सारे सेल्स जो होते हैं वो एक साथ एसोसिएट करके किसी एक काम को करने के लिए स्पेशलाइज हो जाते हैं. उसी ग्रुप ऑफ सेल्स को हम कहते हैं टिश्यूज. ठीक है, तो टिश्यूज आर अ ग्रुप ऑफ सेल्स एसोसिएटेड विद ईच अदर टू परफॉर्म अ डेफिनेट फंक्शन. ठीक है, तो दिस चैप्टर स्टार्ट्स विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज. हमारे बॉडी में या किसी भी एनिमल में अलग अलग तरह के कितने टिश्यूज होते हैं हम इसको पढ़ेंगे. ठीक है, तो 4 तरह के टिश्यूज होते हैं एनिमल्स में या ह्यूमंस में, हम जो भी बोल रहे हैं. एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड नर्वस. एपिथेलियल टिश्यू आपका कहीं का भी लाइनिंग के काम आता है. याद रखिएगा, कोई भी बॉडी कैविटी अगर आपकी लाइन हो रही है तो वो आपका एपिथेलियल टिश्यू होता है. नेक्स्ट है कनेक्टिव टिश्यू. नाम ही से पता चल रहा है, बायोलॉजी में आप ध्यान रखिएगा बहुत सारा टर्म्स होता है, बच्चे बड़े बड़े नाम को देखकर कंफ्यूज होते हैं. तो नाम को देख के कंफ्यूज नहीं होना है, आप उस नाम को तोड़ के उसके वर्ड्स का मतलब समझने का कोशिश करिएगा. तो कनेक्टिव टिश्यू नाम से ही बता रहे हैं क्या करेगा, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को कनेक्ट करेगा, है कि नहीं. मस्कुलर टिश्यू आप जानते हैं आपके बॉडीज में मसल होते हैं. मसल्स का क्या काम होता है? दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच एंड एवरी मूवमेंट ऑफ योर बॉडी, है कि नहीं. तो मस्कुलर टिश्यू आपका काम करता है मूवमेंट का. लास्ट टाइप का टिश्यू जो हमारे बॉडी में मिलता है दैट इज कॉल्ड एज नर्वस टिश्यू. तो नर्वस टिश्यू क्या होता है? नर्वस टिश्यू वो टिश्यू होता है जो हमें सोचने में मदद करता है. जैसे कि हमारा ब्रेन, उसके साथ हमारे बॉडी को बहुत सारे पार्ट्स को रेगुलेट करता है. वो जो भी कंट्रोलिंग टिश्यू आ गया वो कौन सा टिश्यू हो गया? वो आपका हो गया नर्वस टिश्यू. आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एपिथेलियल टिश्यूज के बारे में. एपिथेलियल टिश्यूज फिर आपका 2 टाइप के होते हैं, सिंपल एंड कंपाउंड. एपिथेलियल टिश्यूज के बारे में सबसे पहले हम थोड़ा जानते हैं कि एपिथेलियल टिश्यूज होते क्या है. एपिथेलियल टिश्यू आपका सिंपल सेल्स होते हैं जो कि बेसमेंट मेम्ब्रेन पे लाई करते हैं. बेसमेंट मतलब समझते हैं, कुछ नीचे में. मेम्ब्रेन मतलब याद रखिएगा बायोलॉजी में कवरिंग होता है, आई एम वेरी सॉरी, लेयर होता है. ठीक है, तो बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या हो गया? एक नीचे का लेयर हो गया. इस तरह से एक लेयर होता है, इस लेयर के ऊपर सेल्स आपके रहते हैं. ऐसे टिश्यूज को हम एपिथेलियल टिश्यूज कहते हैं. ठीक है, अब ये जो एपिथेलियल टिश्यू होता है ये 2 तरह का होता है, सिंपल एंड कंपाउंड. आप इसके साथ एक और बात याद रखिएगा, जो एपिथेलियल टिश्यूज होता है दिस लाइज ऑन अ बेसमेंट मेम्ब्रेन, है ना, उसके ऊपर सेल्स रहते हैं, है कि नहीं. अब ये जो सेल्स होते हैं इसका एक सरफेस, ऊपर वाला जो सरफेस होता है वो हमेशा फ्री रहता है. जो सबसे ऊपर वाला टॉप का सरफेस रहेगा दैट विल ऑलवेज बी फ्री एंड वन सरफेस विल बी अटैच्ड टू बेसमेंट मेम्ब्रेन. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं. अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज पे. सिंपल एंड कंपाउंड. नाम से ही पता चल रहा है सिंपल होगा. सिंपल कहने का क्या मतलब है कि जो बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर जो सेल्स होंगे वो एक ही लेयर में होंगे, जैसे कि ऐसे. ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है कंपाउंड. कंपाउंड आपको भी नाम से ही पता चल रहा है कुछ इसमें एक्स्ट्रा चीज होगा, है कि नहीं. 2-3 चीज मिला होगा, तो मिला नहीं रहता है. ये जो आपके सेल्स रहते हैं these are of more than one layer. इस तरीके से ये आपका हो गया बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड these are your cells. तो जब सेल एक सिंगुलर लेयर का बना हो इस तरीके से, जैसे कि हर सेल आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन से अटैच्ड हो,
इसको हम बोलते हैं सिंपल एपिथेलियम, है ना। और इस तरीके से जब आपका सेल का लेयर्स हो, 3-4 लेयर में सेल हो, है ना, कि सबसे नीचे वाला जो लेयर होगा वही सिर्फ बेसमेंट मेम्ब्रेन से अटैच्ड होगा, उसको हम कहेंगे कंपाउंड एपिथेलियम, ठीक है। फिर हम आते हैं टाइप्स ऑफ सिंपल एपिथेलियम में। तो सिंपल एपिथेलियम आपका 4 तरीके का बेसिकली होता है, और भी कुछ स्पेशलाइजेशन होता है जो हम देखेंगे। स्क्वेमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनार एंड स्यूडोस्ट्रेटिफाइड। हम आगे देखते हैं। स्क्वेमस एपिथेलियम नाम से ही पता चल रहा है कुछ स्क्वायर टाइप का होगा। आप याद रखिएगा जो आपका स्क्वेमस एपिथेलियम होता है, दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ सिंपल एपिथेलियल टिश्यू वी आर स्टडीड। तो स्क्वेमस एपिथेलियम को हम पेवमेंट एपिथेलियम भी कहते हैं, पेवमेंट एपिथेलियम क्या, पेवमेंट समझते हैं, जैसे कि कुछ टाइल्स लगा है और वो सरफेस आपका, उस सरफेस को हम पेवमेंट कहते हैं। तो ये जो स्क्वेमस एपिथेलियम भी जो होता है हमारे बॉडी में पेवमेंट का काम करता है। कैसे रहेगा, जैसे हमारे फ्लोर में ढेर सारे टाइल्स की तरह सेल्स लगे हुए हो, आप ऐसा मान लीजिए, है ना। जो आपका टाइल्स हो गया बराबर हमारा एक एक स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू का सेल हो गया। इस पूरे पेवमेंट को हम मिलाकर क्या कहेंगे, स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू कहेंगे, ठीक है। तो इसका कुछ फीचर्स होता है, आप देखिए टाइल्स अगर लगा है तो ऑब्वियसली दैट विल बी फ्लैट टू द सरफेस, सरफेस स्टिक्ड रहेगा। तो इसका फर्स्ट फीचर होता है दैट दीज आर फ्लैटेंड सेल्स, दीज आर फ्लैटेंड सेल्स, है ना, ऊपर से नीचे इस तरीके से फ्लैटेंड रहता है। नेक्स्ट आपका रहता है दे हैव इररेगुलर बाउंड्रीज, है ना, इनका इररेगुलर बाउंड्रीज रहता है कुछ इस तरीके से। आप सोचिए मैं एक सरफेस बना रही हूँ, इसके स्क्वेमस टिश्यू कैसे रहेगा, कुछ इस तरीके से रहेगा, है ना, विथ इररेगुलर बाउंड्रीज, दिस विल बी फ्लैटेंड, ठीक है, विथ न्यूक्लियर, ठीक है। अब याद रखिएगा जो भी हम टिश्यू डिस्कस करते हैं उसमें हम उसके न्यूक्लियस की बात करते हैं, है ना, न्यूक्लियस इज सिंगुलर, न्यूक्लियाई इज प्लूरल। तो जब हम इसके न्यूक्लियाई की बात करेंगे, जब हम इसके न्यूक्लियाई की बात करेंगे तो न्यूक्लियाई आपका जो होगा दैट विल बी सर्कुलर इन शेप। सर्कुलर, सर्कल और स्फीयर में आप डिफरेंस समझते हैं, क्या होता है, सर्कल इज 2D स्ट्रक्चर, है ना, एंड स्फीयर इज 3D स्ट्रक्चर। तो दिस इज सर्कुलर, सर्कुलर क्यों, क्योंकि ऊपर और नीचे से ये पूरा पतला है ना, तो दिस विल बी सर्कुलर एंड फ्लैटेंड, ठीक है। न्यूक्लियाई भी आपका सर्कुलर एंड फ्लैटेंड होगा, इसका फीचर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं आपका इसका लोकेशन, कहाँ पे हमको ये स्क्वेमस एपिथेलियम मिलता है, ठीक है। तो स्क्वेमस एपिथेलियम के बारे में आप याद रखिएगा, आप सोचिए सिंगल लेयर ऑफ सेल्स का बना है, वो सिंगल लेयर भी कैसा है, एकदम पतला, कुछ इस तरीके से देखिए। अगर हम इसको ट्रांसवर्स कट करेंगे तो हमको सेल्स ऐसा दिखेगा, एकदम पतला पतला, है ना, इतना पतला और एकदम डॉट जैसा पतला सा फ्लैटेंड न्यूक्लियाई दिखेगा, है कि नहीं। ये आपका कट सेक्शन है, अगर हम इसको ऐसे काटते हैं, अगर ऐसे आपका सेल्स है, अगर हम इसको ऐसे काटते तो, ठीक है। तो इतना पतला सेल्स है, तो आप सोचिए कहीं पे भी अगर बॉडी में कोई सब्सटेंस को एक्सचेंज करने का अगर काम होगा तो ऑब्वियसली मोटा सरफेस के थ्रू एक्सचेंज करना डिफिकल्ट होगा, है कि नहीं। आपके पास अगर एक कॉपी रखी हुई है ना, पेजेस की, बहुत सारे पेजेस रखे, आप उसके ऊपर पानी डालिएगा तो पानी नीचे से बह के निकलेगा तो नहीं, लेकिन वही अगर आपके पास सिर्फ एक शीट ऑफ पेपर है तो क्या होगा, आप ऊपर पानी डालिएगा, पेपर गीला होगा, नीचे से पानी आ जाएगा, है कि नहीं। तो ये जो जहाँ पे भी आपके स्क्वेमस एपिथेलियम प्रेजेंट होता है, याद रखिएगा वहाँ पे ही आपका एक्सचेंज का काम हो सकता है। तो एक्सचेंज का काम आपका कहाँ आता है, आप बताइए,
गैसियस एक्सचेंज होता है ना, आप क्या लेते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ये एक्सचेंज होता कहाँ पे है, लंग्स में होता है। लंग्स के कहाँ पे, लंग्स में छोटे छोटे एयर सैक्स होते हैं जिसको कि हम एल्वियोलाई कहते हैं ना। तो एल्वियोलाई का जो लाइनिंग होगा दैट विल बी लाइन्ड बाय स्क्वेमस एपिथेलियम। ठीक है, उसके बाद और एक्सचेंज कहाँ पे होता है, जो ये ऑक्सीजन आपके ब्लड में गया एल्वियोलाई से, ठीक है, आपके उस ऑक्सीजन को आपके टिश्यूज तक पहुंचाना है। टिश्यूज तक पहुंचाना है तो ब्लड से ऑक्सीजन को निकल के टिश्यू तक जाना होगा। अगेन वहां पे एक्सचेंज के लिए हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए पतला पतला स्क्वेमस एपिथेलियम। तो कैपिलरीज क्या होता है, बहुत छोटा छोटा ब्लड वेसल्स होता है जिसका कि जो कि किससे लाइन होता है, स्क्वेमस एपिथेलियम से लाइन होता है, वहीं पे एक्सचेंज होता है। या फिर आप ये भी कह सकते हैं जितना भी ब्लड वेसल्स होता है सबका जो इनर मोस्ट लेयर होता है दैट इज लाइन्ड बाय स्क्वेमस एपिथेलियम। तो आप क्या लिखिएगा, वॉल, इनर वॉल एक्चुअली है ना, इनर वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स। ठीक है, और कहाँ पे आपका एक्सचेंज का काम, अच्छा ये जो इनर वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स होता है इसका एक स्पेशल नेम है, इसको हम कहते हैं एंडोथीलियम, है ना। बहुत सारे लोग ये वर्ड्स पक्का सुने होंगे। तो व्हाट इज एंडोथीलियम, एंडोथीलियम इज द लाइनिंग ऑफ इनर वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स या इनर मोस्ट लेयर ऑफ ब्लड वेसल इज कॉल्ड एंडोथीलियम। एंडोथीलियम में किस साइड का टिश्यू आपको मिलेगा, स्क्वेमस एपिथेलियम मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं, एक और जगह पे आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, दैट इज लाइनिंग ऑफ बोमेन्स कैप्सूल। बोमेन्स कैप्सूल आप लोग अभी क्लास 10 पढ़ के लाइफ प्रोसेसेस पढ़ा ना, एक्सक्रीशन में याद है, वी स्टडीड अबाउट नेफ्रॉन्स, है ना। तो नेफ्रॉन्स में आपका नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, याद है, एंड दिस इज द कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, यहाँ पे आपका ब्लड वेसल आता है, दिस इज द टफ्ट ऑफ कैपिलरीज कॉल्ड एज ग्लोमेरुलस, एंड इधर से बाहर निकल जाता है। ये जो आपका कैप्सूल होता है जिसके अंदर ये ब्लड वेसल्स होता है, दिस इज कॉल्ड एज बोमेन्स कैप्सूल। ये है क्या, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ नेफ्रॉन। ठीक है, दिस इज आपका बोमेन्स कैप्सूल। है ना, ये जो बोमेन्स कैप्सूल होता है इसके अंदर में जो लाइनिंग होता है इट इज ऑफ स्क्वेमस एपिथेलियम, है ना। इस तरीके से ये आपका स्क्वेमस एपिथेलियम से लाइन होता है। ठीक है, तो तीन जगह हम पढ़े, कहाँ कहाँ पे, एक पढ़े एल्वियोलाई ऑफ लंग्स में, दूसरा पढ़े एज एंडोथीलियम या इनर लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, तीसरा हम पढ़े आपका लाइनिंग ऑफ बोमेन्स कैप्सूल। कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिस वाज ऑल अबाउट स्क्वेमस एपिथेलियम। इसका अगर आपको फंक्शन आएगा तो फंक्शन आप क्या लिखिएगा, लाइनिंग, पेगमेंट एपिथेलियम इसलिए इसको कहते हैं, लाइनिंग ऑफ बॉडी कैविटीज। उसके साथ, है ना, दूसरा आप लिखिएगा एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। कहीं पे भी कोई भी एक्सचेंज हो रहा है तो आप याद रखिएगा इट विल बी बिकॉज ऑफ स्क्वेमस एपिथेलियम। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम वी विल स्टार्ट विथ क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ठीक है,
क्यूबॉइडल एपिथेलियम, नाम से ही पता चल रहा है शेप कैसा होगा, क्यूब के जैसा होगा, है ना। तो सेल की हम मॉर्फोलॉजी डिस्क्राइब करते हैं। अच्छा, मॉर्फोलॉजी क्या होता है, 2-3 वर्ड आते हैं बायोलॉजी में, है ना, एक्स्ट्रा। एक होता है एनाटॉमी, दूसरा होता है मॉर्फोलॉजी, ठीक है, तीसरा होता है फिजियोलॉजी, ठीक है। मॉर्फोलॉजी क्या होता है, ऊपर से आप मेरे को कैसे देख रहे हैं ना, मेरे पास 2 आँख है, 1 नाक है, 2 कान है ना, आई हैव 2 लिप्स, तो दिस इज माई मॉर्फोलॉजी। कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी लिविंग थिंग बाहर से कैसा दिखता है उसको हम उसकी मॉर्फोलॉजी कहते हैं ना। और एनाटॉमी, मेरे को काट के देखेंगे, मेरे अंदर क्या रहेगा, एक ब्रेन रहेगा, है कि नहीं, पेट है, ईसोफेगस है, लिवर है, तो मेरे को काट के मेरे अंदर कौन कौन सा स्ट्रक्चर मिलता है, उसको हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का क्या कहते हैं, एनाटॉमी कहते हैं, ठीक है। एंड फिजियोलॉजी, जो मेरे बॉडी में डिफरेंट फंक्शंस हो रहे हैं मेरे को जिंदा रखने के लिए, वो सारे फंक्शन के स्टडी को हम फिजियोलॉजी कहते हैं, ठीक है। तो हम मॉर्फोलॉजी ऑफ सेल्स डिस्क्राइब करते हैं, यहाँ पे जो सेल्स होंगे, है ना, क्यूबॉइडल एपिथेलियम के जो सेल्स होंगे वो कैसे होंगे, आप बताइए खुद से। सबसे पहला शेप कैसा होगा, क्यूब लाइक होगा, ठीक है। दूसरा आपका हम न्यूक्लियाई को डिस्क्राइब करते हैं, तो न्यूक्लियाई आपका कैसा होगा, इसमें याद रखिएगा न्यूक्लियाई आपका स्फीयर इन शेप होगा, है ना, स्फीयर या राउंड, एकदम राउंड, एकदम गोल होता है। आप सोचिए एक क्यूब है, उस क्यूब के अंदर हम छोटा सा बॉल बीच में रख दिया ना, नीचे नहीं, क्यूब के एकदम बीचों बीच एक बॉल है, उसी तरीके से आपका क्या होगा, क्यूबॉइडल एपिथेलियम का सेल्स होगा, ठीक है। और ये जो न्यूक्लियाई आपका होता है, दिस इज द न्यूक्लियाई, है ना, ये जो न्यूक्लियाई होता है ये आपका सेल में एकदम सेंट्रली प्लेस्ड होता है, सेंट्रली मतलब एकदम बीच में प्लेस्ड होता है, ना ऊपर ना नीचे ना दाएं ना बाएं, एकदम बीच में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो दिस इज आपका, हाँ, सेंट्रली प्लेस्ड, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट फिर हम आते हैं आपका इसका लोकेशन, हमको कहाँ कहाँ पे मिलता है, ठीक है। आपको पता है यहाँ पे एक ग्लैंड होता है जिसको हम कहते हैं थायराइड, है ना। बहुत सारे आप लोग के बहुत सारे पेरेंट्स को मे बी हाइपोथायरॉयडिज्म का कंप्लेन होगा या डिजीज होगा, है ना। तो ये जो थायराइड ग्लैंड रहता है, इसमें जो सेल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं, वो आपका क्यूबॉइडल एपिथेलियम में आता है ना। तो थायराइड फॉलिकल्स, फॉलिकल्स मतलब वो ग्लैंड के अंदर जो भी सेल्स मिल करके सिक्रीशन कर रहे हैं उनको हम मिला के फॉलिकल्स बोलते हैं ना। तो थायराइड फॉलिकल्स विल बी लाइंड बाय क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है। उसके बाद आपका एनसीईआरटी और क्या कहता है ना, रेटिना को लाइन करता है। आई एम वेरी सॉरी, दिस इज नॉट ऑन एनसीईआरटी, ठीक है। उसके अलावा आपका जो भी पीसीटी होता है एंड डीसीटी, है ना, ये क्या होता है, अभी मैंने नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बनाया था, तो नेफ्रॉन में जो भी ट्यूब्यूल्स में आपका ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम लाइंड होता है, ठीक है, हो गया। और उसके बाद आप देखिए इसका काम क्या होता है, तो याद रखिएगा इसका काम होता है आपका सिक्रीशन। अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो फंक्शन ऑफ क्यूबॉइडल एपिथेलियम इज सिक्रीशन, है ना। आप याद रखिएगा जो भी सेल्स हमारे बॉडी में सिक्रीट करते हैं, है ना, या टिश्यू को सिक्रीट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम ग्लैंड्स कहते हैं। तो आप याद रखिएगा ये जो आपका क्यूबॉइडल एपिथेलियम होता है ये जनरली आपको ग्लैंड्स के पास मिलेगा, है ना। ग्लैंड्स में 2 तरह के एपिथेलियम पाए जाते हैं जो कि बेसिकली आपका सिक्रीशन का काम करते हैं। एक क्यूबॉइडल जैसे कि अभी हम लोग पढ़े, और दूसरा होता है कॉल्यूमिनर। तो कॉल्यूमिनर और क्यूबॉइडल सेल्स ही जो होते हैं वो आपके बॉडी में सिक्रीशन का काम करते हैं। तो आप कोई भी ग्लैंड अगर आप देख लेंगे तो उसमें आपको या तो क्यूबॉइडल या तो कॉल्यूमिनर सेल्स ही मिलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद ये एक और जगह पाए जाते हैं ना, ये आपको ओवरी एंड टेस्टिस में पाए जाते हैं, ठीक है। ओवरी एंड टेस्टिस में इसको हम जर्मिनल एपिथेलियम कहते हैं, हम इसको
जर्मिनल एपिथेलियम कहते हैं। जर्मिनल क्यों कहते हैं? यहाँ पे ये आपका ओवा एंड स्पर्म को बनाते हैं। जर्म मतलब समझते हैं, जर्मिनेशन, सीड का जर्मिनेशन पढ़े आप लोग। जर्मिनेशन मतलब क्या? किसी चीज का बनना, किसी नए ऑर्गेनिज्म का बनना। तो यहाँ पे आपका जो एग या स्पर्म प्रोड्यूस होता है वो आगे जाके नए जनरेशन को गिव राइज करता है ना। इसीलिए जो वो क्यूबॉइडल सेल्स जो उनको बनाते हैं उनको हम क्या कहेंगे? यहाँ पे जर्मिनल एपिथेलियम कहेंगे। इसको याद रखिएगा, आपको एग्जाम में आ सकता है कि जर्मिनल एपिथेलियम कौन सा टाइप का एपिथेलियम होता है, तो आपका आंसर क्या होगा? क्यूबॉइडल एपिथेलियम होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं कॉलमनार एपिथेलियम से। कॉलमनार, कॉलमनार नाम से पता चल रहा है कॉलम जैसा लंबा लंबा सेल्स होगा। तो इसका सेल मॉर्फोलॉजी कैसे होगा? एलोंगेटेड सेल्स, एलोंगेटेड सेल्स है ना। कैसा दिखेगा मेरे को? दिस इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन, ऐसे लंबा लंबा सेल दिखेगा, है कि नहीं? ठीक है, इसका जो आपका न्यूक्लियस होता है, ठीक है, ये आपका ओवल इन शेप होता है ना, ये लंबा होता है। तो सेल ऐसे क्यूबॉइडल से आपका कॉलमनार बना, सेल ऐसे लंबा खिंचाया तो आपका न्यूक्लियस भी क्या हो गया? लंबा खिंचाया। अब जैसे क्यूबॉइडल सेल्स में सेल के एकदम बीचों बीच सेंट्रली प्लेस्ड न्यूक्लियस रहता था, इसमें न्यूक्लियस सेंट्रली प्लेस्ड नहीं रहेगा। इसमें जो न्यूक्लियस होगा दैट विल बी बेसल। बेसल मतलब क्या? बेस की तरफ। तो जिस साइड बेसमेंट मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस आपका उस तरफ होगा, है ना, ओवल इन शेप। ठीक है, तो आपका न्यूक्लियाई कैसा आ जाएगा? न्यूक्लियाई विल ऑल्सो बी इलोंगेटेड, या हम ओवल लिखते हैं, है ना। न्यूक्लियाई विल बी ओवल एंड बेसल। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम इसके लोकेशन की बात करते हैं। हम इसके लोकेशन की बात करते हैं। ठीक, तो लोकेशन आपका कहाँ हो जाएगा? जहाँ पे भी सिक्रीशन के साथ एब्जॉर्प्शन होता है, याद रखिएगा, वहाँ पे कॉलमनार सेल्स होगा। जैसे कि आपका स्टमक है ना, आपका इंटेस्टाइन्स, ये आपका क्या होगा? सारा का सारा कॉलमनार सेल्स होगा। ठीक है, इसके साथ आपका गॉल ब्लैडर। ठीक है, इसका अगर आपसे कोई फंक्शन पूछे तो आप फंक्शन क्या बताइएगा? फंक्शन इसका हो जाएगा, हम बोले थे एक तो ग्लैंड फॉर्मेशन में काम करता है क्यूबॉइडल एंड कॉलमनार, तो पहला आपका हो जाएगा इन ग्लैंड्स। ठीक है, और नेक्स्ट आपका हो जाएगा, सॉरी, इसमें आप ग्लैंड्स में क्या काम करेगा? सिक्रीशन का काम करेगा। ठीक है, और नेक्स्ट आपका एब्जॉर्प्शन का भी काम करता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। ठीक है, अब हम जो लास्ट देखेंगे दैट इज स्यूडोस्ट्रेटिफाइड, दैट इज स्यूडोस्ट्रेटिफाइड। स्ट्राटा समझते हैं? स्ट्रैटिफिकेशन, स्ट्राटा मतलब होता है लेयर्स, है ना। स्यूडो समझते हैं? बायोलॉजी में स्यूडो वर्ड बहुत बार पढ़ेंगे। सबसे कॉमन और सबसे पहले जो आप स्यूडो वर्ड पढ़े होंगे दैट मस्ट बी स्यूडोपोडिया। पढ़े हैं? कहाँ मिलता है? अमीबा में मिलता है। ठीक है, स्यूडो मतलब कहीं पे भी होता है फॉल्स। ठीक है, तो फॉल्स स्ट्रैटिफिकेशन मतलब क्या? इसमें एक्चुअली में लेयर्स नहीं होंगे, लेकिन अगर हम उनको देखेंगे तो हमको क्या लगेगा कि वो लेयर्स में। ऐसा क्यों होता है? चलिए देखते हैं, है ना। हम मान लेते हैं ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ठीक, इसमें ढेर सारे कॉलमनार सेल्स है ना। अब हम मान लेते हैं एक आध दो ऐसे सेल्स हो गए, ठीक है, जिनको ऊपर बढ़ने का मौका नहीं मिला। ठीक है, इनके ऊपर ये सेल्स बढ़ गए,
इस तरीके से, इनको बेचारे को जगह ही नहीं मिला बढ़ने का, तो क्या होगा, ये भी इस लेयर से अटैच्ड है ना, है इसी लेयर में, बस ये छोटा क्यों दिख रहा है मेरे को या नीचे क्यों दिख रहा है, क्योंकि इसको ऊपर जाने का जगह नहीं मिला। इसके अगल बगल के सेल्स इसके ऊपर इसके ऐसे करके कवर कर लिए, ये बेचारा ऊपर नहीं जा पाया, है ना। तो जब हम ऐसे टिश्यू को माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो मेरे को क्या लगेगा, इसका न्यूक्लियस यहाँ दिखेगा, इसका न्यूक्लियस यहाँ दिखेगा, है कि नहीं, यहाँ दिखेगा, यहाँ दिखेगा। तो मेरे को क्या लगेगा, जो न्यूक्लियस है या जो सेल्स हैं वो डिफरेंट लेयर्स में, है कि नहीं, इसलिए हम इसको स्ट्रैटिफाइड कह सकते हैं। लेकिन स्ट्रैटिफाइड या कंपाउंड एपिथेलियम को याद रखिएगा, स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम लिखेगा। लेकिन ये एक्चुअली में स्ट्रैटिफाइड है क्या, ये एक्चुअली में स्ट्रैटिफाइड नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ जो हर सेल है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन से अटैच्ड है कि नहीं, बेसमेंट मेम्ब्रेन से अटैच्ड है और सिंगल लेयर में है। बस मेरे को लग क्या रहा है कि वो आपका स्ट्रेटिफाइड है या अलग अलग लेयर्स में, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम कहते हैं। इसका एग्जाम्पल सीलिएटेड नॉन सीलिएटेड का अलग होता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।